चलो देखो सूक्ष्मदर्शी शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाशिक यंत्र। आज क्या शुरू कर रहे हैं? प्रकाशिक यंत्र। सबसे पहले परावर्तन पढ़े, फिर अपवर्तन पढ़े, फिर लेंस पढ़े, फिर प्रिज्म पढ़े, फिर मानव नेत्र पढ़े। अब ये लास्ट पढ़ोगे, फिर किरण प्रकाशिकी खत्म। ठीक है ना, यही लास्ट है। प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में हमको पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाए, ठीक है ना। दूरदर्शी का मतलब जो दूर स्थित वस्तु रहती है उसको पास लाके और बड़ा करके दिखाए। समझ में आई बात? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। तो उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी हेडिंग पढ़ेंगे, दर्शन कोण। दर्शन कोण बहुत अच्छा चीज है ये, दर्शन कोण। नाम जैसा नाम सुन के पता चल रहा होगा कुछ कुछ कि दर्शन कोण क्या हो सकता है। दर्शन मतलब किसी चीज का दर्शन होगा, सामने दिखेगा, ठीक है ना। तो जो चीज तुमको सामने दिखेगा वो आंख पे कुछ कोण बनाएगा। जैसे ये मुझे दिख रहा है, इसका दर्शन हो चुका है, मुझे ये दिख रहा है, इसका ऊपरी सिरा भी दिख रहा है, निचला वाला सिरा भी दिख रहा है। ये दोनों ऐसे मेरे आंख पे कुछ कोण बना रहा है, उसी कोण को क्या कहते हैं? दर्शन को। ठीक है ना। जैसे देखो ये नेत्र है, ऐसे नेत्र का आगे वाला हिस्सा बनाते हो ना, और यहाँ पे एक उत्तल लेंस होता है कि नहीं। यहाँ पे एक ऐसे, इसका मुख्य अक्ष भी इसमें दिखा देते हैं। अगर कोई वस्तु ऐसे यहाँ पे रखी होती है AB, तो क्या होता है, एक मान लेते हैं नीचे से प्रकाश की किरण गई, ठीक है ना। एक प्रकाश की किरण कहाँ से गई? नीचे से, और ये सीधे चली जाएगी क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी कि नहीं। और दूसरे प्रकाश की किरण हम प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे तो ये भी कैसे चली जाएगी? सीधे जाएगी कि नहीं? ऐसे जाएगी ना। तो यहाँ पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A' B', और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। नहीं होता है उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु क्या कर रही है, ये वस्तु इस नेत्र पे एक कोण बनाई। ये कोण दिख रहा है ना, इसी कोण को बोलते हैं थीटा, और इसी कोण का नाम है दर्शन कोण। अगर ये थीटा है तो इधर भी थीटा ही होगा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ और हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण का नाम सुने हो ना, उसी से। तो इसे क्या कहेंगे? दर्शन कोण। नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण क्या होता है? दर्शन कोण। अब ये दर्शन कोण किस पे निर्भर करेगा, थोड़ा सा सोचना। अगर मैं इसी वस्तु को दूर करते जाऊं, मतलब इस वस्तु को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं, तो दर्शन कोण छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? छोटा। अगर मैं इसी वस्तु AB को उठा के थोड़ा दूर रख दूं यहाँ पे, ये AB वस्तु यहाँ पे आ गई, तो इस बार ये तो जो नीचे वाली प्रकाश की किरण गई है वो तो ऐसे ही जाएगी सीधे ही। लेकिन इस बार जो ये ऊपर से गई थी प्रकाश की किरण, वो देखोगे तो थोड़ा नीचे से जा रही है, इससे जा रही है कि नहीं। ये जो प्रकाश की किरण है, ये पहले जो प्रकाश की किरण गई थी उससे थोड़ा सा नीचे से जा रही है। तो जब नीचे से जाएगी तो इधर तो प्रतिबिंब छोटा बना, और देख के लग गया होगा कि ये कोण इतना बड़ा था थीटा, इस बार छोटा हो गया। इस बार थीटा क्या हो गया? छोटा हो गया। हो रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम उसी वस्तु को नेत्र से दूर करते जाएंगे तो दर्शन कोण का मान घटता जाए, और वस्तु को वहीं पे रख के वस्तु के आकार को अगर बढ़ाने लगे तो दर्शन कोण क्या होने लगेगा? या फिर वस्तु को नेत्र के समीप लेते आए तो दर्शन कोण बढ़ने लगेगा। और ध्यान रखना कि एक वस्तु को नेत्र के समीप कहाँ अधिकतम ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के बाद धुंधली दिखाई देने लगती है। ठीक है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, ये याद रखना, ठीक है ना। न्यूनतम दूरी, इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करेंगे, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं और उसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो दर्शन कोण की परिभाषा समझ में आई सबको?
नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। बहुत छोटे से परिभाषा है, समझ में आना चाहिए कि दर्शन कोण है कहाँ पे, ठीक है ना। नेत्र पे जो कोण बनेगा उसे ही क्या कहेंगे? दर्शन कोण, ठीक है ना। अब थोड़ी सी एक आवर्धन क्षमता पे बात कर लेते हैं। आगे हमको सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में पढ़ना है, आवर्धन क्षमता ही निकालना है। आवर्धन क्षमता क्यों निकालना है? क्योंकि मैं अभी बोला कि सूक्ष्मदर्शी छोटी सी वस्तु को बड़ा करके दिखाती है। बड़ा होना मतलब आवर्धित होना। क्या होना? अगर किसी वस्तु, अगर ये चाक होल्डर तुमको इतना बड़ा दिख रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ मैं ला दूँ जो इसको खूब बड़ा करके दिखा दे, तो इसका मतलब क्या किया? वो वस्तु ने इसको आवर्धित कर दिया, बड़ा कर दिया। समझ में आई बात? तो जो आवर्धित होता है, आवर्धन होता है, वो लेंस की क्षमता पे निर्भर करता है। लेंस किस टाइप का क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे? आवर्धन क्षमता। देखो ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा ही बस समझना है। क्षमता सही लिखा हूँ? आवर्धन क्षमता मतलब कितना बड़ा बना, ठीक है ना। तुलना करना है एक प्रकार से वस्तु से प्रतिबिंब की। क्या करना है? अगर ये वास्तव में इतना बड़ा है, अगर ये तुमको किसी यंत्र के सहारे बड़ा होकर दिख रहा है, तो वो वास्तव में थोड़ी बड़ा हो जाएगा, बस उसका एक प्रतिबिंब तुमको दिखेगा बड़े आकार का। वास्तव में तो इतना बड़ा रहेगा ना, रहेगा कि नहीं? यंत्र में बस तुमको ये बड़ा दिखेगा, तो इसी का बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वो दिखने लगेगा, तो उसी को बोलेंगे आवर्धन। तो अगर मैं पूछूं, थोड़ा सा सोचना तुम लोग, अगर मैं पूछूं कि बताओ 10 2 से कितना बड़ा है, तो कैसे बताओगे? 5 गुना बड़ा है। वो 5 कैसे आएगा? 10/2 करोगे तो आ जाएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? जिसको देखना था कितना बड़ा है, उसमें वास्तविक आकार से भाग दे दिए कि नहीं? हमको पता चल गया कितना गुना बड़ा है, पता चल गया ना। मैं आवर्धन का मतलब भी बताया तुम लोगों को, कितना गुना बड़ा बना या कितना गुना छोटा बना। तो अब यहाँ पे हम कैसे आवर्धन क्षमता को सोचेंगे, तो देखना ध्यान से। अगर ये दर्शन कोण बहुत बड़ा है, तो वस्तु का आकार भी क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। अगर ये दर्शन कोण बहुत छोटा है, तो वस्तु का आकार भी क्या होगा? बहुत छोटा। अब कोई भी वस्तु हमको सबसे छोटी कब दिखाई देगी? जब वो 25 सेंटीमीटर पे होगी। वास्तविक इसका आकार है ना, अगर मैं इसको खूब दूर रख के देखूँ तो ये तो छोटा दिखाई देगा। इसका वास्तविक आकार कब दिखाई देगा? जब ये 25 सेंटीमीटर पे होगा। दिखाई देगा कि नहीं? वास्तव में अगर मान लो दूर जा रहा है तो थोड़ा मोड़ा छोटा हो रहा होगा, आंशिक रूप से परिवर्तन हो रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एकदम वास्तविक आकार इसका 25 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। तो जब भी हम इसकी तुलना करेंगे तो 25 सेंटीमीटर पे जो दर्शन कोण बन रहा होगा उसी से तुलना करेंगे, ठीक है ना। दर्शन कोण की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके आकार की भी बात कर सकता हूँ। दर्शन कोण ज़्यादा होगा तो वस्तु का आकार ज़्यादा होगा, दर्शन कोण छोटा होगा तो वस्तु का आकार भी क्या होगा? ये सबसे छोटा मुझे कब दिखाई देगी? 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे दर्शन कोण बढ़ेगा इसका आकार भी क्या होता जाएगा? बढ़ेगा। अब जैसे मान लो ये 25 सेंटीमीटर पे है, अब इसके सामने मेरे इसके और आँख के बीच में कोई यंत्र लगा दिया गया, जिसके कारण ये मुझे बहुत बड़ा दिखने लगा, बहुत बड़ा दिखेगा, तो उसका प्रतिबिंब पीछे कहीं बनेगा खूब बड़ा सा। तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी नेत्र पे दर्शन कोण बना रहा होगा, तभी ना वो दिख रहा होगा कि नहीं? तो उसका दर्शन कोण और ये वास्तव में जब 25 सेंटीमीटर पे उसका दर्शन कोण का जो अनुपात होता है वही कहलाता है रेखीय आवर्धन क्षमता। अनुपात क्यों? क्योंकि यहाँ भी लिए थे अनुपात ना, 10/2 किए थे कि नहीं? क्यों किए थे? क्योंकि हमको देखना था कितना गुना बड़ा है। तो वस्तु इतनी बड़ी है, इसका प्रतिबिंब इससे कितना बड़ा है, दर्शन कोण पे निर्भर कर रहा है उसका आकार। तो दर्शन कोण प्रतिबिंब का बटे इसके द्वारा जो भी दर्शन कोण बन रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये वस्तु है, ये नेत्र पे कोण बना रही है थीटा, अब बीच में कोई यंत्र लगा दिए, इसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ खूब बड़ा सा बन गया, ये भी दर्शन कोण बना रही होगी, ज़्यादा बना रही है कि नहीं? तो दर्शन कोण ज़्यादा है
कितना ज़्यादा है वो निकालना। जैसे मान लो ये 60 अंश है और आई 20 अंश होगा, कुछ ऐसा होगा ना। तो 20 का 3 गुना है कि नहीं 60, ऐसे काटोगे 3 आएगा ना। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना होगा। ऐसे सोच सकते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा होगा, ऐसे सोच सकते हो कि नहीं, क्योंकि दर्शन कोण क्या हो गया 3 गुना हो गया। समझ में आई बात। तो अगर मुझे क्षमता निकालनी है, आवर्धन क्षमता, तो मैं क्या कहूँगा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना दर्शन कोण कहूँगा कि नहीं। प्रतिबिंब द्वारा ही बना है ना 60 अंश, बटे वस्तु द्वारा नेत्र पे बना दर्शन कोण। और वस्तु कहाँ स्थित है, डी दूरी पे। बोला ना सबसे बड़ी कब दिखाई देगी, जब 25 सेंटीमीटर पे होगी वास्तविक आकार उसका, ठीक है ना। वस्तु द्वारा नेत्र पे बना दर्शन कोण 20 है, लेकिन ये वस्तु कहाँ है, डी दूरी पर, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो आवर्धन क्षमता के बारे में लिखने जा रहा हूँ, इसका सूत्र यहाँ पे। आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एम से। इसके बराबर होगा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। दर्शन, इसका नाम देंगे बीटा। क्या नाम देंगे, प्रतिबिंब द्वारा जो भी नेत्र पे दर्शन कोण बनेगा, बार बार थोड़ी लिखेंगे प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा कितना लिखोगे बार बार, इसलिए उसको हमेशा क्या लिख देंगे, बीटा, बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा। क्या नाम देंगे, लेकिन कब, जब वस्तु डी दूरी पर हो तब, ठीक है ना। वस्तु द्वारा नेत्र पे बना दर्शन कोण अल्फा जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी दूरी पर हो, ठीक है ना। बोलो ये समझ में आया। परिभाषा क्या लिख दोगे, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पे बने दर्शन कोण जब वस्तु डी दूरी पर होती है के अनुपात के बराबर होता है। वो लिखने की जरूरत नहीं, अपने से लिख लोगे कि नहीं। यहाँ अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो यम बराबर क्या लिख सकता हूँ, बीटा बटे अल्फा। ये रेखीय आवर्धन क्षमता का क्या है, फार्मूला है। बोलो उस वहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, देखना ध्यान से। आगे वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ जो मुझे पढ़ाना है। सरल सूक्ष्मदर्शी, दो सूक्ष्मदर्शी पढ़ाऊंगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। पहली हेडिंग रहेगी सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, तुम लोग देखे होगे टीवी उवी में या अपने घर और पे देखे होगे। जो बूढ़े लोग होते हैं वैसे गोल का लेंस लिए रहते हैं, इसे देख देख के पढ़ते हैं, उसको पेपर ऊपर पढ़ना होता है, देखे हो ना। कुछ इस टाइप का रहता होगा, ऐसे एक डंडा लगा रहता होगा जिसको वो लोग पकड़ते होंगे। पहले डंडा नहीं बनाते हैं, पहले लेंस पर बना देते हैं। ऐसे गोल का रहता है ना, रहता है कि नहीं, देखे होगे। ऐसे तुम लोग कभी कभी ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीदते हो तो उसमें भी रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ दिख रही है, ये ऐसे मोटा सा होता है यहाँ पे, और इसके बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है तुमको, वहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, उत्तल लेंस, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे क्या लगा होता है, उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, ठीक है ना। ये कौन सी चीज़ है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। ये बीच में क्या लगा होता है, उत्तल लेंस, और ऐसे डंडा लगा होता है एक, ये डंडा वो पकड़ के बुढ़वा कुल पढ़ते हैं, यही ना होता है। इसको पकड़ के इतने देख देख के पेपर पे छोट छोट लिखा होता है, झिन झिन एकदम, तो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कौन सा रोग हो जाता है, अबिंदुकता। बताया ना उसके बारे में, बुढ़ौती में रोग आता है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता जिसको हो जाता है, दृष्टि धुंधली हो जाएगी, दिखेगा नहीं उसको,
तो ये लेके देख देख के पढ़ता है, जूम कहीं कहीं के। कहीं कहीं मोबाइल में देखोगे जूम वाला ऑप्शन रहता है, तो ऐसे उस पर चित्र बना रहता है, क्लिक करते हो तो जूम होता है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सबसे आसान ये है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। और एक बात याद रखना कि जो डेरिवेशन मैं इसमें करूँगा, सेम डेरिवेशन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी होगा। उसका चित्र देखोगे तो इससे एकदम डेंजरस रहेगा, देखने में बहुत खतरनाक लगेगा, लेकिन जैसे ही इसका डेरिवेशन जैसे जैसे करोगे सेम वही तरीका उसमें भी रहेगा, ठीक है ना। तो बस चित्र देखने में खतरनाक रहेगा, डेरिवेशन उसका भी सेम रहेगा। और सभी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में हमको आवर्धन क्षमता ही निकालना है, क्योंकि आवर्धित करके ही किसी वस्तु को दिखाती है, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है, बुढ़वा बुल क्या करते हैं, पेपरवा पे एकदम सटा देते हैं इसको ले जाके, फिर बड़ा बड़ा वही दिखने लगता है, कि नहीं। अगर ऐसे पेपरवा दूरे करके देखेंगे ना तो नहीं दिखेगा, तब उल्टा उल्टा दिखने लगता है जो लिखा रहता है। क्योंकि उत्तल लेंस के बारे में पढ़े हो तुम लोग, अलग अलग स्थितियाँ, 6 स्थितियाँ बनती हैं। जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो उल्टा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बन जाता है। अनंत और 2f1 के बीच में आती है तो उल्टा वस्तु से छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। फिर 2f1 पे आती है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन जाता है। बताओ अगर 2f1 पे वो रख के देखेगा तो जितना बड़ा पेपर वर्क लिखा रहेगा उतना बड़ा दिखाई देगा, तो वो पढ़ेगा उसको, कोनो फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा और पहले आओगे 2f1 और f1 के बीच में, तो उल्टा और बड़ा दिखाई देगा, तो बड़ा दिख के करेगा क्या, जब उल्टा दिख रहा है पढ़ पाओगे नहीं ना। और जब f1 पे आओगे तो अनंत पे चला जाएगा, दिखेगा ही नहीं कहाँ है, पेपर पे जो लिखा है वो दिखेगा ही नहीं लेंस में, ठीक है ना। जब f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आओगे तब सीधा आभासी बनता है ना, और बड़ा बनता है, तो छठवीं स्थिति में दिखता है। इसीलिए पास करके लेंस को देखा जाता है, ताकि जो लिखा है वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आ सके। समझ में आई बात। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको समझते हैं वो क्या चीज़ है, सरल सूक्ष्मदर्शी यही है, ठीक है ना। इसको परिभाषित अगर करना चाहते हो तो लिख सकते हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी वस्तु का, किसी छोटी से छोटी वस्तु का आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ठीक है ना, यही इसका काम है। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में कोई पूछता है तो इतना लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इसके द्वारा किसी छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब देखा जा सकता है, इतना ही लिख सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चित्र बना के समझते हैं कैसे बड़ा करके देखा जा सकता है, फिर आवर्धन क्षमता निकालेंगे। यह बीचवा में कौन लेंस लगा है, ये बीचवा मोट होगा और किनरवा कैसा होगा, तो उसको अपने तरीके से बनाते हैं जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। इसी टाइप का होगा ना। ये उत्तल लेंस है, इसको ऐसे साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा कि नहीं, ऐसे साइड से, किनारे पे मोटा और किनारे पतला और बीच में मोटा है, देखो मिट गया। नेत्र पर बना दर्शन कोण। अब देखो इसमें इधर क्या होता है 2f1, इधर क्या होता है 2f2। इन दोनों से होकर जाने वाली ऋजु रेखा मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, द्वारक। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र O। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र को हम लोग E लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये नेत्र लेंस की तरह, नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करेगा। नेत्र लेंस नहीं बोलेंगे, नेत्रिका लेंस बोलेंगे यहाँ पे। इसको क्यों बोलेंगे अभी मैं इसका कारण बताऊंगा। यहाँ पे इसको हम कौन सा लेंस बोलेंगे, नेत्रिका लेंस। यहाँ पे क्या होगा f1 और यहाँ पे क्या होगा नेत्रिका लेंस, इसीलिए ई लिखा हूँ, आई लेंस इंग्लिश में बोलते हैं, तो ठीक है ना। वस्तु को हमको कहाँ स्थित करवाना है, यहाँ पे ई और f1 के बीच में A B। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अपवर्तन के बाद
जब 2 से होके जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से ले लेंगे? प्रकाशिक फैल रही है, पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं जाके मिलेगी, सीधा बढ़ाना है, ठीक है ना? सीधा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो मान लेना भाई मुझे टेढ़ा लग रहा है। नहीं आ रहा है, काटेगा। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे ऐसे प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, बना कि नहीं? अब जो इसको इधर से देखेगा इसको, तो वो ये नहीं देख पाएगा, वो इसको देख पाएगा। तो बड़ा करके दिखाएगा कि नहीं? यहाँ से कौनो आँख लगा के देखेगा, ये नेत्र है, ये क्या है? तो जो देखेगा उसको ये थोड़ी दिखेगा, उसको कौन दिखेगा? ये दिखेगा। समझ में आई बात? तो अब कितना आवर्धित हुआ, इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, वो हमको निकालना है। चित्र समझ में आया ना? अब आवर्धन क्षमता निकालते हैं। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का सूत्र ये सामने दिख रहा है, m बराबर बीटा बटे, तो बीटा और अल्फा निकालेंगे तब ना काम करेगा, तब ना ये निकाल सकते हैं आवर्धन क्षमता। हमको कौन निकालना है? बीटा और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना दर्शन कोण क्या होता है? बीटा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या होता है? बीटा। बीटा बन गया। अल्फा कौन है? वस्तु द्वारा नेत्र पे बना दर्शन कोण जब वस्तु d दूरी पर हो। क्या ये d दूरी पर है? नहीं ना है, तो यही मत कर देना कि इसके द्वारा अल्फा बन रहा है, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बना बीटा और ये बन गया बीटा, दोनों के लिए तो बीटा ही है, वस्तु के लिए भी यहाँ पे क्या है? बीटा ही। लेकिन अल्फा कब बनता है? जब d दूरी पर हो। ये d दूरी पे हमने नहीं लिया है, ठीक है ना? तो अल्फा अलग से निकालेंगे, पहले चित्र की सहायता से हम क्या निकालेंगे? बीटा। चित्र की सहायता से क्या निकालेंगे? बीटा। तो अगर हम चित्र में देखें तो चित्र में ये वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब। वस्तु की लंबाई को O बोलते हैं, वस्तु की लंबाई को क्या बोलते हैं? और प्रतिबिंब की लंबाई को I बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को वस्तु की दूरी बोलेंगे U, और I लेंस है तो सफिक्स में क्या लिख देंगे? E, ठीक है ना? इसकी जो भी फोकस दूरी होगी उसको FI बोल देंगे, जो भी प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको VE बोल देंगे, है ना? बोलेंगे बस UVF में सफिक्स में क्या लगा देना है? E, क्योंकि इसको हम आई लेंस बोल रहे हैं, नेत्रिका लेंस बोल रहे हैं। तो आई लेंस बताने के लिए कि नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी UE का मतलब क्या है? नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। समझ में आई बात? बस थोड़ा सा प्रतीक में चेंज कर रहे हैं, UE वस्तु की दूरी ही है प्रकाशिक केंद्र से, लेकिन ये नेत्रिका लेंस इसका नाम है, इसीलिए बस E आ गया है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम लोग इसमें निकालते हैं tan बीटा। क्या निकालते हैं? tan बीटा। तो tan बीटा बराबर दो चीज मिलेगा, लंब बटे आधार होता है, ये भी दिखा देते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी? V सफिक्स E। tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे, तो लंब कितना है? अगर इसको मान रहे हो तो आधार ये बड़का वाला हो जाएगा, और लंब इसको मानोगे तो छोटका वाला आधार हो जाएगा, क्योंकि बीटा इसके लिए भी है और इस बड़े वाले के लिए भी है कि नहीं? बीटा जो है इस छोटे वाले त्रिभुज में भी बन रहा है ABE में, और बीटा जो है वो A डैश B डैश E में भी बन रहा है कि नहीं? तो बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो A डैश B डैश बटे क्या आएगा? B डैश E। और अगर छोटे वाले त्रिभुज में देखा जाए तो AB बटे BE, ये ना आएगा। यहाँ से देखा जाए तो tan बीटा बराबर आ जाएगा AB डैश कितना है?
बी ई डैश कितना है बराबर ए बी कितना है ओ है और यू ई, बी ई कितना है ये स्मॉल ई लिख दो यू ई, ठीक है ना। अब चूंकि इसके लिए ए बी के लिए बीटा क्या होगा बहुत छोटा, क्योंकि बीटा बहुत छोटा है क्या है, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा tan बीटा, होगा कि नहीं, बीटा बराबर tan बीटा, और tan बीटा बराबर है आई बटे वी ई और ओ बटे यू ई, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े? बोलो जी, गुम हुए पड़े हो, नहीं समझ में आ रहा होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बीटा की वैल्यू आ गई आई बटे वी ई बराबर ओ बटे यू ई, ठीक है ना। हमको यूज बस इसी का करना है, मैं इसको भी बताते हुए चल रहा हूँ ताकि कहीं कभी क्वेश्चन घुमा दे तो समझ जाओ कि ये भी होता है, ठीक है ना। अब अल्फा की बारी, बीटा निकल गया ना, अल्फा निकाल लो, मान रख दो आ गया एक आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा नेत्र पे बना दर्शन कोण ही है, लेकिन जब वस्तु कहाँ होती है डी दूरी पर तब है। तो मान लेते हैं यही वस्तु कहाँ स्थित है, अब ऐसे ये मुख्य अक्ष है और ये वस्तु जो ए बी है इसको हमने कहाँ मान लिया, ये मान लो इसका ये प्रकाशिक केंद्र ई है, ई से कितनी दूरी पे इस बार है डी दूरी पे, तो ये इस प्रकाशिक केंद्र पे कितना कोण बनाएगी अल्फा, यही वस्तु है, इसको बस इस बार कहाँ रख दिया गया ई से कितनी दूरी पर डी दूरी पर। तो अब जो कोण बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा बराबर tan अल्फा लिखते हैं, छोटा कोण ही है, बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है वस्तु ओ है ना, वस्तु की लंबाई क्या है ओ बटे आधार कितना है डी, समीकरण नंबर, यहाँ तक समझ में आया? अब चूंकि हम जानते हैं, कहाँ जानते हो, कान जनाया गया कुबनिक से, तब से इसी को देख देख के इतना काम किया गया है, क्योंकि यम बराबर क्या होता है बीटा बटे, तो यम बराबर बीटा का मान ओ बटे, फिर बटा लगा है तो बटा लगाएंगे, और अल्फा का मान ओ बटे डी, ओ से ओ कट जाएगा और यहाँ से यम बराबर आ जाएगा डी ऊपर चला जाएगा ना, तो डी अपान यू ई, यही होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र। समझ में आई बात? किसके लिए? सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, यम बराबर डी अपान यू ई। समझ में आई बात? ये कब है, जब वस्तु डी दूरी पर हो, हाँ, जब वस्तु यू ई दूरी पर रखी हो, कहाँ रखी हो यू ई दूरी पर रखी हो, समझ रहे हो ना। अब सोचो थोड़ा सा, वस्तु ई और F1 के बीच में ही स्थित होगी, लेकिन डी दूरी पर होगी, यू ई दूरी पर नहीं होगी, कितनी दूरी पर होगी डी दूरी पर। अगर ये भी नहीं चाहते हो, कोई और स्थिति बनाने जा रहा हूँ मैं, क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे स्थिति, डी दूरी वाला रहने दो, स्थिति नंबर 1 लेते हैं, यही एक ही स्थिति मैं लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, जगह बस इतनी ही है। स्थिति 1 हम लोग बनाते हैं, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ पे स्थित हो, या फिर ऐसे बोल दो फोकस पे स्थित कराने का मतलब क्या है, यहाँ पे फोकस पे जैसे स्थित कराओगे ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा अनंत पे, कहाँ बन जाएगा, तो ऐसे भी बोल सकता है स्थिति को कि जब ये अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो अनंत पर प्राप्त हो, जब ये अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो अनंत पर, तब इस सूक्ष्मदर्शी की, इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो सकती है, कैसे निकालोगे, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या बोलेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो यदि उस सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, तो उसके लिए भी फार्मूला चाहिए ना, चाहिए कि नहीं। फोकस के बाद नहीं जा सकते क्योंकि उल्टा बनने लगेगा, कोनो मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना।
तो फोकस तक जा सकते हो। तो स्थिति 1, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। ये हमारी स्थिति है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो थोड़ा सा सोचना, यहाँ पे यू ई है, डी तो वो फिक्स है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। यू ई है, यू ई का यहाँ पे मान निकालते हैं। इस ये जो लिखा है फार्मूला, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, यम बराबर डी इंटू 1/u ई। बात तो हुई, डी को अलग कर लिया, इसको इक्वेशन बना देते हैं। 1 2 हो चुका है ना, 3 बना देते, ठीक है। अब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब यू ई बराबर क्या हो जाएगा, छोड़ो यू ई रहने दो, यू बराबर हम यू ई लेते हैं, ठीक है ना। वी बराबर क्या हो जाएगा, अनंत, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और यफ बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, यफ बराबर क्या, यफ ही मान लेते हैं, यफ बराबर क्या मान लेते हैं, फोकस दूरी। ये जो u बराबर यू ई दिख रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, नहीं, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, मतलब वस्तु कहाँ स्थित होगी, फोकस पे स्थित होगी ना, तभी ना अनंत पे बनेगा। तो वस्तु की दूरी u किसके बराबर हो जाएगी, फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी कि नहीं। u जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर होगा कि नहीं। तो u के जगह हम एफ ई रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, नहीं समझ में आया। चलो u के जगह हमको ये 1/u का मान निकालना है। हम लोग मान लेते हैं कि u ई है, मतलब फोकस पे ही रखा गया है, u ई फोकस दूरी के बराबर ही है, लेकिन मान लेते हैं u ई है, एफ बराबर एफ ई है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, चलो मैं मान लिया कि तुमको इतना नहीं पता है कि F1 पे ही रखते हैं तभी प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, तुमको नहीं पता है, नहीं पढ़े हो लेंस के बारे में, तुमको नहीं पता है कि वस्तु F1 पे स्थित होगी तभी प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है, नहीं पता है। तो तुम क्या सोचोगे, वस्तु की दूरी यू ई, बोल दिया प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो V इनफाइनाइट हो गया, और F फोकस दूरी एफ ही मान लिए, यही ना मानोगे। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक होती है, लेकिन वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो लेंथ का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना होता है। अब यहाँ पे यहीं लिख देता हूँ, 1/ क्या हो जाएगा, एफ आई बराबर 1/v का मान रखे थे क्या, इनफाइनाइट, माइनस 1/ माइनस यू ई, तो 1/एफ ई बराबर ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/यू ई। यहाँ पे रख देंगे समीकरण 3 में, तो यम बराबर आ जाएगा d/एफ आई, आ जाएगा कि नहीं। तो मैं तब से यही समझा रहा था कि जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो वस्तु को कहाँ स्थित कराना पड़ेगा, फोकस पे। कहाँ पे स्थित करवाना पड़ेगा, तो हम वस्तु को फोकस पे स्थित करवा दिए तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। अगर मान लो तुमने नहीं पढ़ा है, मैं डायरेक्ट भी रख सकता था यू ई की जगह क्या, एफ आई, डायरेक्ट फार्मूला आता कि नहीं, d/u ई है, यू ई की जगह एफ आई रखता आ जाता। लेकिन अगर जिसको नहीं पता है कि फोकस पे रखने के बाद अनंत पे अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो ऐसे करके देख सकता है, देखो एफ आई बराबर क्या आया, यू ई आया कि नहीं तब भी। तो तुम चाहो तो इसके बाद तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि u बराबर यू ई बराबर एफ ई, और डायरेक्ट यहाँ पे एफ आई रखो, आ जाएगा, ठीक है ना। अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है, भूल गए हो कि F1 पे रखते हैं तब वह अनंत पे बनता है, तो तुम ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, तुम डायरेक्ट भी रख सकते थे। अब आओ मेन पॉइंट पे, स्थिति नंबर 2, अनंत पे तो बना दिए, ठीक है ना। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनाएंगे, वस्तु को नहीं रखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, हम प्रतिबिंब को ही समीप लेके आएंगे, जितना समीप रहेगा उतने बड़ा दर्शन कोण बनेगा, उतना बड़ा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। अगर वो प्रतिबिंब बहुत दूर है, अनंत पे है, ये प्रतिबिंब अनंत पे है,
तो इसका मतलब हमको बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन वो एकदम समीप रहेगा 25 सेंटीमीटर खूब बड़ा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। जैसे ये बोतल है, वहाँ पे मुझे पूरा दिख रहा है, मैं एकदम 25 सेंटीमीटर पर ला दूंगा तो पूरा देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बड़ा दिखने लगेगा ना, तो दर्शन कोण ही नहीं आँख पे बन पाएगा उतना। हाँ, देख सकते हो, अखिया तनी बंद करके नहीं तो अंगुरिया दबाओ दिखेगा। नहीं, जो पश्चिमाभी मांसपेशियाँ होती हैं, बताया था, वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। तो जैसे जैसे तुम समीप लेके आओगे तो पश्चिमाभी मांसपेशियाँ फोकस दूरी को नियंत्रित करके सीधा ही बनाएंगी प्रतिबिंब, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को सीधा दिखाई देगा। समझ में आई बात? बताया गया है सब कुछ कि पश्चिमाभी मांसपेशियाँ नेत्र लेंस को नियंत्रित करती हैं, इसीलिए उसकी फोकस दूरी को अपने हिसाब से बदल देती हैं। तुमको बहुत दूर वस्तु भी दिखाई देती है और बहुत समीप वस्तु भी दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि पश्चिमाभी मांसपेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करेंगी और बहुत दूर स्थित वस्तु का भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बहुत पास स्थित वस्तु का भी प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। समझ में आई बात? नहीं तो यहाँ देखो, नेत्र लेंस उत्तल लेंस यही जैसा होता है ना, यहाँ तो सीधा बन गया और आभासी बन गया, दिखाई देगा। मान लो नेत्रम सीधा बन गया रेटिना पे तो उल्टा दिखाई देगी वस्तु। ये ऐसे है, जब प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पे सीधा बनेगा तो ये ऐसे दिखाई देगी, रहेगी ऐसे, दिखाई कैसे देगी? ऐसे उल्टा। तो नेत्र लेंस पश्चिमाभी मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जिसके कारण हमेशा कि कहीं भी वस्तु स्थित हो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे उल्टा ही बनेगा। इस पे आ जाओ। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तो क्या करना है? तुम लोग बुद्धि लगा सकते हो। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, मतलब प्रतिबिंब की दूरी वी कितनी हो जाएगी? डी 25, ठीक है ना। और u बराबर तो यू ई रहेगा, पता नहीं कहाँ रखने के बाद डी पे बना, हमको थोड़ी पता है, तो हमने क्या मान लिया यू ई। और फोकस दूरी एफ बराबर क्या रख देंगे? एफ है, तो यहाँ पे लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/f के जगह क्या रखोगे? बराबर 1/v की जगह क्या रखोगे? और डी किस में होगा? यू ई किस में होगा? और एफ आई तो प्लस में ही होगा। डी क्यों माइनस में होगा? आभासी बन रहा है ना, उधर बनाना, वास्तविक बनता है तब प्लस होता है। माइनस डी माइनस 1/- यू ई, तो 1/एफ ई बराबर क्या आ जाएगा? -1/डी प्लस 1/, तो यहाँ से 1/यू ई की अगर वैल्यू मैं निकालूँ तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब 1/डी प्लस हो गया और प्लस 1/एफ आई उधर पहले से है कि नहीं। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, चलो छोड़ो, 1/यू ई का मान ऐसे लिख देते हैं, 1/यू ई का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। ये रहा समीकरण 3। यम बराबर डी इंटू 1/यू ई कितना है? 1/डी प्लस 1/एफ आई, डी का अंदर गुणा करो तो यम बराबर आ जाएगा डी प्लस डी/एफ ई, डी से डी कट जाएगा और यम बराबर आ जाएगा 1 + d/एफ आई। ये फार्मूला आया समझ में? तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा तो ये फार्मूला लगाओगे। हाँ, तो डी का मान मैं कब का 50 होगा? 25 होगा ना हरदम। स्थितियाँ के हिसाब से जैसे क्वेश्चन सवाल जब पूछेगा तो कुछ भी बोल सकता है ना। अगर तुम एक फार्मूले से भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जब सवाल को लगाने जाओगे तो इतना कैलकुलेशन तुमको बार बार करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए स्थिति बना दिया, डायरेक्ट इसको लगाओ, ठीक है। फोकस दूरी से लग जाएगा। तो
स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा तो ये फार्मूला लगाओगे, अनंत पे बनेगा तो ये लगाओगे, और अनंत और अंतिम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी ना दिया हो तो ये लगाओगे। ठीक है ना? तो इतना फार्मूला सबको याद होना चाहिए। अब ये जितना भी चीज़ किया हूँ यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाएगा। ठीक है? ये छोटा सा चित्र था, इसमें अच्छे से समझ गए होगे। तो मैं आगे जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताऊंगा ना तो ये सब मजाक लगेगा तब। लेकिन अगर डायरेक्ट मैं उसी को बना के बताता ना, चित्रवा देख के पहले डरने लगते क्या है इसमें, फिर उसके बाद समझे में नहीं आएगा। ठीक है? तो इसको लिख लो, फिर आगे बता।